जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हाईएस्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम का। आवाज आ रही है सभी को? यस नो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके फाइन, सॉरी फॉर दिस लेट गाइस। क्या है सब कनेक्शन वगैरह करना है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी मैडम भी नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा और इश्यू हो गया। अदरवाइज वो होते तो सब करके दे देते फटाफट। बट नॉट टू वरी, स्टार्ट कर। लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था? क्या क्या किया था बताओ? इंटरनेशनल, आई थिंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा खत्म भी हो गया है ना? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा खत्म हो गया, राइट। और हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स चलती कैसे है, उसमें क्या क्या कैसे क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक अवेयरनेस, ऐसा टॉपिक आप नाम डाल सकते हैं इकोनॉमिक्स। ये आपका करंट अफेयर भी यही है, ये इसी में से करंट अफेयर भी बनेगा और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस भी हम यहीं से कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं वो सब भी लिख लेंगे इकोनॉमिक अवेयरनेस। अब यहाँ पे क्या क्या है उन सारी बातों को हम देखते हैं। मुझे पता है कि कैमरा हमारा थोड़ा सही नहीं है, सेटल नहीं हो पाया, बिकॉज स्पेशलिस्ट जो हैं जो वो तो आया नहीं है और हमें इनके बारे में जितना मैं कर सका हूँ उतना मैं किया हूँ। सर हाँ बोलो, अब सही आई थी, अब सही है। सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने आईएलओ तक करवाया था। ILO तक करवाया था? यस सर, नहीं, मॉर्निंग बैच में। हाँ सर, मॉर्निंग में आईएलओ तो हुआ था, आईईए बाकी है, वहां से सुडबी और नाबार्ड सब बाकी है। लास्ट संडे को आप लोग थे? यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट हो गया है और आप लोग बोले ILO तक कराए। हमारा 2 राउंड नहीं सर, आईएलओ तक ही करवाया आपने। ILO तक ही करवाया है? तो लास्ट टाइम ऑफलाइन ही था सिर्फ। एशिया में करवा रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम सिर्फ ऑफलाइन ही था ना, ऑनलाइन नहीं था शायद? हाँ हाँ सर। ऑनलाइन भी था? अभी वो कॉर्ड लगाए थे। वो लड़की ने कॉर्ड दिया था। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन ऑफलाइन था ना, तभी मैंने कराया था नहीं शायद। सर, ऑफलाइन था नहीं सर, ट्रेनिंग ऑफलाइन लेक्चर था इस क्लास मॉर्निंग में में। हुआ था। सर डोंबिवली में ऑफलाइन क्लास था और आपने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। डोंबिवली का दैट्स ओके, बट यहाँ पे भी शायद मैंने कराया था। आप लोग का क्या है? यहाँ के बच्चे बोल रहे, देखो मैं तो फिर से करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन वाले बोल रहे आप लोग अब्सेंट तो नहीं थे ना, पहले ये बता। सर मैं आई थी नहीं ना, सर, हम आपने लोग मेरा एब्सेंट नोट नहीं किया थे, था। हम लोग आए थे सर मॉर्निंग में। आपने करवाया था आईएलओ हाँ तक, सर। आपने बोला 6 to 10 तक आप बात नेक्स्ट लेक्चर में ले लोगे। ऐसा है क्या? ठीक है, तो उसमें क्या क्या बाकी था बताओ। 7th में क्या बाकी था, क्या बाकी था बताओ, क्या क्या टॉपिक्स लिए? आईईए, आगे आईयूसीएन, आई आई यूसीएन, फिर बीबीआईएन, नेक्स्ट नाबार्ड, सिडबी। IRDAR। अर्जुन आने का है? बस। ओके, ये सारे टॉपिक्स मैंने जो ऑफलाइन में यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैंने तो ये पढ़ाएगा, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है। सर कुछ लोग का हुआ है, कुछ लोग का नहीं हुआ था। कुछ लोग का हुआ है, कुछ लोग का नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ऑफलाइन में,
ऑनलाइन भी पढ़ा है ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद उनको नहीं पढ़ा है ऐसा वो बोल रहे हैं। सो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले मैं ये कवर करा देता हूँ और फिर हम आगे इकोनॉमिक्स टर्म्स के लिए जाएंगे, ठीक है। चलो, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम कवर करा देते हैं, आप लोग उसके लिए रिविजन एक रख लेंगे और कवर करा लेते हैं। तो पहला कौन सा है, IEA। तो यहाँ पे हम जाते हैं IEA को पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी ये इतने इतने टॉपिक्स बचे थे ना आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने कवर नहीं कराए थे, राइट। ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं सभी मुझे बैक टू बैक रिस्पांस देते जाएंगे, सो दैट क्लास हमारी फटाफट आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं फिर मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इतने ही बाकी है ना हमारे ऑनलाइन में। हाँ सर। ओके ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट में, लिखेंगे IEA में, लिखेंगे एक एक करके पढ़ा देता हूँ, इसको भी खत्म कर देते हैं। IEA में लिखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिक्स लिखेंगे। इट वाज फॉर्म्ड इन, आप नहीं आए थे ना लास्ट वाले उल्लासनगर, आप तो आप लिख लेंगे। इट वाज फॉर्म्ड इन 1974, और जो लोग लिखे वो लोग रिपीट कर लेंगे। इट वाज फॉर्म्ड इन 1974। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, करेंटली इट हैज 30 मेंबर्स, करंटली इट हैज 30 मेंबर्स, 30 मेंबर है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, द मिशन ऑफ IEA, द मिशन ऑफ IEA to ensure reliable, affordable and clean energy to all its members, and clean energy to all its members. That's it. IEA क्या करता है, IEA बात करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। ये फॉर्म हुआ था 1974 में। इसमें प्लीज यहाँ पे देखिए, इसमें 30 मेंबर्स हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया भी है। ये कौन सी एनर्जी के बारे में बात करता है, विच एनर्जीज विच आर अफोर्डेबल एज वेल एज रिलायबल एंड एज वेल एज क्लीन एनर्जी। अगर आपको ये समझना है कि अफोर्डेबल क्या होता है, रिलायबल एनर्जी कौन सी होती है, क्लीन एनर्जी कौन सी होती है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी में कितने टाइप्स होते हैं। एनर्जी के 2 टाइप्स होती है, एक होती है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो खुद से रिन्यू हो जाए, समय के साथ जो खुद से फिर से, जो मतलब कहते हैं ना कि बनते रहे बिगड़ते रहे, बनते रहे बिगड़ते रहे, उसको कहते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो इसको एक बार यूज करो फिर से दोबारा वो यूज में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये भी एक टाइप की एनर्जी है ना, लेकिन इसको हमने एक बार यूज किया फिर से यूज में आता है क्या, नहीं आता है। दूसरा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, वुड फायर होता है, जो लकड़ियों की जो मिट्टी, जो लकड़ियां होती है उसको हम जलाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, या फिर कोल, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो खत्म होने के बाद फिर से दोबारा यूज में आता है क्या, नहीं। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ये जो एनर्जीज होती है नॉन रिन्यूएबल, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। हम जो वुड वुड फायर करते हैं, घर में लकड़ियां जो जलाते हैं, उससे हमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो दूसरी कौन सी एनर्जी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अब रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, लाइक सोलर एनर्जी, जो हमें सूर्य के द्वारा, सूर्य के थ्रू जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको कहते हैं सोलर एनर्जी। दूसरा है विंड एनर्जी, हवाओं के थ्रू जो हमें एनर्जी पास गेट मिलती है उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी। तीसरा आप बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा के उससे एनर्जी क्रिएट की जाती है, उसको कहते हैं
हाइड्रो इलेक्ट्रिक और वाटर एनर्जी। तो ये जो 3 एनर्जीज है, इसी एनर्जी को कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं वाटर में कोई पॉल्यूटेंट नहीं होते, इन द सेंस कोई पॉल्यूशन की बात तो वाटर करेगा नहीं, है ना। वाटर से एनर्जी बनती है, उससे वाटर कोई खराब नहीं होता है, वो पानी आगे भी यूज किया जा सकता है। हवाओं से जो एनर्जी बनती है उससे हवाएं खराब नहीं होती है, वो हवाएं कहीं और चली जाती है और फिर से दूसरे काम में आ जाती है। सूरज की रोशनी से आपने देखा होगा आजकल मोस्ट ऑफ लोगों के घर पे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होता है। सोलर एनर्जी सभी गांव में मोस्ट ऑफ लोगों के पास होती है। तो सोलर एनर्जी क्या है कि भाई इसमें फोटोवोल्टाइक सेल होता है, वो सूरज की रोशनी से वहां पे एनर्जी मिलती है, स्टोर होती है, और फिर उससे हम घर का पानी गर्म करते हैं या फिर और छोटे मोटे काम हम उससे कर लेते हैं। कभी कभी उससे कुकिंग भी हो जाती है अगर ज्यादा एनर्जी हम सेव करते हैं, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि साहब इन सारी एनर्जी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज है उसको प्रमोट करो, उसको और उसको जो भी है उसको सारे देश को और सारे लोगों को वो पहुंचाने तक, मतलब वो उसको पहुंचाने का काम करे। इसी को कहा गया आईईए ऑर्गेनाइजेशन, जो बना 1974 में। ये बात करता है रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में। जो रिन्यूएबल एनर्जीज है लाइक सोलर, वाटर एंड विंड एनर्जी। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले समझ में आई बात? यस सर। ओके फाइन। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाएंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे जिसका नाम है IUCN। IUCN यहाँ पे क्या है इसके बारे में लिखेंगे। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर लिखेंगे इट वॉज फॉर्म्ड इन 1948। इसको 1948 में बनाया गया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1948। ऑब्जेक्टिव क्या है? IUCN was formed to protect and preserve nature conservation and sustainable use of natural resources. Nature conservation and sustainable use of natural resources. अब ये क्या बात है भाई? ये ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसमें देखेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इस पे लिखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, बचाना। किसको बचाना है? जो हमारे नेचर के जो प्राणी हैं, जो पशु हैं, जो जानवर है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। आप सभी जानते होंगे हंटिंग की जाती है ना। हम जानवरों की हंटिंग करते हैं, उसका शिकार करते हैं। उसके बाद पोचिंग भी की जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा हाथियों के दांत निकाल के बेचे जाते हैं। और भी आप कह सकते हैं कि लाइक अलग अलग जो बर्ड्स होती है, जो जानवर होते हैं, उनको उनको हंटिंग पोचिंग उनका किया जाता है। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उससे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होता है। बिकॉज इन्वायरमेंट में एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये आपको बताता है कि इकोसिस्टम में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो लाइफ में हर चीज की जरूरत है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो नेवला हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो इंसान हो, या फिर कोई भी कीट पशु पक्षी कोई हो। क्योंकि हर कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, राइट। तो इसलिए उसके प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की बात कौन करता है? IUCN उसके प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की बात करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आया था 1948 में। ओके, क्लियर है यहाँ पे सभी को? ऑनलाइन वाले भी? यस सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, कैमरा हमारा सही से सेटअप नहीं हो पाया। मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं एज ए टीचर मेरा चेहरा मुझे ही कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है एंड कुछ और दिख रहा है। तो मुझको कैसे अच्छा लग सकता है?
बट और ज़्यादा सेटअप करने में जाए तो फिर टाइम भी हो रहा था और क्लास हमारी लेट हो रही थी, सो दैट ठीक है, काम तो चल रहा है ना, काम चलाने का नाम दुनिया है, काम चलाते, दैट्स इट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है BBIN। BBIN, जैसा कि आपने कहा सर ये चीजें बाकी हैं, तो मैंने बोला ठीक है, इन चीजों को एक बार कवर करा देते, फिर आगे के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है BBIN। अभी ये क्या है, ये BBIN से ना, ये जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके सभी के नाम हैं, आप बता पाएंगे क्या? हमारे नेबर कंट्रीज के नाम ही हैं, लाइक बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश, दूसरे बी से भूटान, भूटान, आई से इंडिया, इंडिया, एन से नेपाल। यस, तो ये आप नाम लिख लेंगे। अब ये क्यों, ये किसने फॉर्म किया? BBIN को फॉर्म किया भारत सरकार ने। क्यों फॉर्म किया? क्योंकि आप देखेंगे, अगर ये 4 देश को देखेंगे, उसमें इंडिया जो है सबसे बड़ा देश है, बाकी बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ये छोटे छोटे देश है। तो भारत इन सभी देश के साथ व्यापार करना चाहता है। भारत चाहता है कि इन सभी देश के साथ हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे को कमाएं। तो भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, भारत सरकार ने BBIN फॉर्म किया। पहली बात ये है कि हमारी नेबर कंट्रीज है, तो इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। बाजू में हमारे रहते हैं तो हम फटाफट इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये। गुड मॉर्निंग। न कुछ है वर्क है ना। तो पहली बात ये है कि फिर उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। दूसरी बात ये, हमारे नेबर कंट्रीज है, अगर इनके साथ हम ट्रेड करेंगे तो इससे हमारा रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा और हमारा ट्रेड तो चलते रहेगा। इसलिए इंडिया ने इसको फॉर्म किया BBIN। एक्चुअली इंडिया ने फॉर्म किया ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडिया का इनिशिएटिव है, क्योंकि इन सारे कंट्रीज में जो सबसे बड़ा देश है वो इंडिया है। तो ये भारत का इनिशिएटिव है। भारत ने बोला कि भाई आओ, हम सब पड़ोसी देश हैं, मिलके साथ में अपना व्यापार करते हैं, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो ये सभी के फायदे की बात थी। तो बाकी के जो देश है, छोटे छोटे, बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, इन्होंने भी अपनी बात, इन्होंने भी भारत सरकार की बात मानी और ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले को समझ में आया? यस सर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भाई? ऑनलाइन वाले बताएंगे नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बताओ। नाबार्ड। नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में लिखेंगे, पहले इसका फुल फॉर्म लिखो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर लिखेंगे इट वॉज फॉर्म्ड इन 1982। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1982। इट्स हेडक्वार्टर is in Mumbai. Its headquarters is in Mumbai. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी। ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, it is the main agency, it is the main agency for providing loans in rural areas, for providing loans in rural areas.
लाइक फार्मर्स, गांव में कौन रहता है? लाइक फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल्स एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। थोड़ा बहुत एडिशन अपने हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये जो नाबार्डा है ये क्या है भाई? देखो ना, हमारे आपने देखा होगा कि गांव में भी जो लोग रहते हैं उनको भी लोन की जरूरत पड़ती है, बट अच्छी फैसिलिटी ना होने के कारण उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को प्रॉब्लम हो रहा था कि गांव का विकास अगर करना है तो गांव के लोगों को लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब गांव के लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक तो खोलना पड़ेगा ना। तो भारत सरकार ने स्थापना की नाबार्डा की। उन्होंने बोला एक बैंक बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के काम के लिए आता है। कैसे काम में आता है? इन द सेंस कि आपके गांव में कोई अगर किसान है, गांव में कोई छोटा बिजनेसमैन है, या फिर गांव में कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, किसान अगर अपनी किसानी में आगे बढ़ना चाहता है, छोटा बिजनेसमैन अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, या फिर लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आना चाहता है, तो उसके लिए वो जो भी काम करना चाहता है, लाइक किसान को अगर अपने फसल की लागत के लिए 2 लाख 4 लाख चाहिए, वो नाबार्डा से लोन ले सकता है। बिजनेसमैन को अगर 2 4 5 लाख चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो नाबार्डा से लोन ले सकता है। सेम एज वेल एज जो भी अदर लोग हैं वो लोन ले सकते हैं। लेकिन ये कहाँ के? रूरल एरियाज, ये पॉइंट याद रखना। सिटीज के नहीं, क्योंकि सिटीज में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, है ना। सिटीज में ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी होती है, बट रूरल एरियाज में ये नहीं होता है। तो पर्टिकुलरली ये रूरल एरियाज के लिए ये बैंक बनाई गई है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? नाबार्डा क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट पे लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? SIDBI। सीडीबी, उसको बोलते हैं सीडीबी। तो सीडीबी के बारे में लिखेंगे। सीडीबी में लिखेंगे, सीडीबी के बारे में लिखेंगे। उसमें बोला गया है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल, छोटा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर पॉइंट डालेंगे। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1990। 1990। It was formed in 1990. It was formed in 1990. It was formed in 1990. दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी के अंदर। इट्स हेडक्वार्टर इन लखनऊ, यूपी। उसका जो हेडक्वार्टर है वो यूपी लखनऊ में है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ यूपी में है। प्लीज मेक अ साइलेंस, प्लीज मेक अ साइलेंस। ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे द पर्पस ऑफ सिडबी, the purpose of SIDBI is to provide loans, silence please, is to provide loans to small and medium size industries, to small and medium size industries। अभी ये क्या बात है सर? ये बात ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार लोन्स प्रोवाइड करती है इसको रूरल एरियाज को। किसके थ्रू? थ्रू नाबार्डा। नाबार्डा के थ्रू भारत सरकार रूरल एरियाज को लोन प्रोवाइड करती है। वैसे ही ये जो सिडबी का जो फॉर्मेशन है, सिडबी भी लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन सिडबी किसको लोन प्रोवाइड करती है? सिडबी लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। लाइक कोई छोटी कंपनी है वो बड़ा बनना चाहते हैं, कोई छोटी इंडस्ट्री है वो बड़ा बनना चाहते हैं,
उसके लिए भारत सरकार उनको लोन प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये बात तो क्लियर है ना, जो छोटा है वो बड़ा बनने की कगार पे तो जाएगा ही, वो तो चाहता ही है कि हम बड़ा बने। तो जब वो इस रास्ते पे जाएगा तो उसको कहीं कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा उसको भारत सरकार सिडबी के थ्रू प्रोवाइड करती है। आपको समझ में आया उल्लासनगर से? ओके। तो सिडबी का ये फंक्शन है, जैसे नाबार्डा रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करती है, वैसे सिडबी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है। आप लोगों को भी क्लियर है? ऑनलाइन ये बातें क्लियर हो गई? यस सर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट में आएंगे। IRDAI, नेक्स्ट है IRDAI। इसके अंदर लिखेंगे, आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। ओके। सो IRDAI के अंदर लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है? इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ये का फॉर्म हुआ आप पता करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका आप पता करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको लिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे द पर्पज ऑफ IRDAI, the purpose of IRDAI to regulate and promote insurance industries in India, to regulate and promote insurance industries in India। अभी ये क्या बात है भाई? ये बात ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो IRDAI आपने देखा होगा, हमारे देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है बताएंगे? इंश्योरेंस कौन कौन सी बैंक लोन इंश्योरेंस कौन कौन देता है? लाइक LIC है, सहारा है ना, इंश्योरेंस भी होता है इनसे, और कहीं ना कहीं अपना जीवन बीमा भी कराते हैं, तो जीवन बीमा इंश्योरेंस कराते हैं, और भी बहुत सारे, बजाज फाइनेंस, अभी तो बहुत सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज आ गई, कंपनीज आ गई। ये क्या करती है? ये हमें इंश्योरेंस देती है, ये कहती है कि साहब आप हमारे पास कुछ पैसा जमा करो और आपको 2 साल का इंश्योरेंस, जैसे कार इंश्योरेंस होता है, आजकल तो मोबाइल इंश्योरेंस भी आ गया है कि 500 रुपया दो तो 1 साल के लिए मोबाइल का इंश्योरेंस, कुछ भी टूटेगा फूटेगा आपको कंपनी बदल के देगी। तो इन जो IRDAI है, वो इन सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसको रेगुलेट भी करती है और प्रमोट भी करती है, दोनों काम करती है। रेगुलेट इसलिए करती है क्योंकि इंश्योरेंस ये जो फैक्टर है ये ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए सरकार उसके ऊपर नजर भी रखती है। और दूसरी बात, प्रमोट इसलिए करती है क्योंकि ये जरूरी भी है, कहीं ना कहीं उससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है, कंपनीज का भी पैसा बन जाता है, तो सरकार इसको प्रमोट भी करती है, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, आपको ड्रीम इलेवन करके एक टीम बनती है, उसके नीचे आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, उसमें ये बात या तो उसमें पढ़ के बताया जाता है कि ये आप अपने रिस्क पे करते हैं, जो भी कर रहे हैं आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, है ना। तो वो उसको प्रमोट भी भारत सरकार ही कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट भी भारत सरकार ही कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर और आसान भाषा में बात करूँ, जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग मावा गुटखा खाते हैं, उसके जो भी मावा गुटखे का जो पैकेट लेते हैं उसके ऊपर देखो लिखा रहता है इट कॉजेस इट डेंजर्स टू कैंसर। अब प्रमोट भी कौन कर रहा है? गुटखा बेचने वाले भी कौन है? भारत सरकार ही है, लेकिन उसको रेगुलेट भी कौन कर रहा है? भारत सरकार ही कर रही है। प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि उससे भारत सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, रेगुलेट इसलिए कर रही है कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बात समझ में आई? तो IRDAI भी यही कर रहा है इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज सेक्टर।
क्लियर है? ऑनलाइन वाले ये बातें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अभी क्लियर हो गए? अभी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गए आपके? अब डन हो गया? ठीक है, ओके। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आए। अब हमारे यहाँ पे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक्स पे आए ना। चलो अब हम सेकेंड टॉपिक पे आएंगे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक अवेयरनेस, और ये इकोनॉमिक अवेयरनेस के अंदर ही करंट अफेयर आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको अगर आपको इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर समझना है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक अवेयरनेस क्या होता है, इन सेंस इकोनॉमी होती क्या है। क्योंकि करंट अफेयर में बात आएगी कि जीडीपी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपको अगर पता ही नहीं है कि जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर आप उसको कैसे कवर करेंगे? तो दैट्स वाई आपको पहले बेसिक टर्म्स, बेसिक्स जो आपके कंसेप्ट है वो आपको इकोनॉमिक्स में समझना पड़ेगा, देन हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी में जो बेसिक बेसिक टर्म्स है उसको हम समझने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ये जो इकोनॉमिक अवेयरनेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टोटल इसमें मिला जुला के टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 11 चैप्टर्स है, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। तो ये 3-4 लेक्चर्स में ये सारे खत्म हो जाए, और आपको ये पढ़ने जरूरी है, और यही करंट अफेयर भी है। ऐसा कोई ना समझे कि ये करंट अफेयर नहीं है सर, ये देखो, करंट अफेयर कब समझेगा, जब आपको किसी भी चीज का बेसिक समझेगा तब तो करंट अफेयर समझोगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है इंडिया यूएस का रिलेशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अब इंडिया यूएस का रिलेशन क्या है, उसके लिए आपको बेसिक्स कुछ थ्योरीज जो उनके द्वारा बनाई गई उसको समझना पड़ेगा। वैसे ये करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स का, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए आपको उसका बेसिक्स हमको समझना पड़ेगा। अगर भारत सरकार बोली है जीडीपी बढ़ रही है, आप बोलोगे सर जीडीपी बढ़ रही है, तो मैं पूछ लूंगा भाई जीडीपी है क्या, वो तो बता दो। अब आपने पता ही नहीं है जीडीपी क्या है, उसके लिए आपको बेसिक्स हमको समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, ये है इकोनॉमिक्स अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर। बात दोनों एक ही है, इसको कोई अलग नहीं ले कि सर अच्छा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर इसके बाद फिर से पढ़ाओगे क्या। अरे भाई बात यही है, आप इसको समझ जाएंगे, करंट अफेयर आप समझे समझे, और करंट अफेयर भी इसी के बेस पे आ रहा है। इसमें टोटल मिला जुला के 10 से 11 चैप्टर्स है। आज वो चैप्टर्स मैं आपको लिखा देता हूँ, और वो सारे कंसेप्ट में आपको एक बार बेसिक्स बता देता हूँ, और फिर अगर टाइम मिला तो आज ही चालू करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से एक एक चैप्टर हम पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, मैंने फिर से कहा है, आपके इंटरनेशनल, आपके करंट अफेयर में दो चीजें बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इकोनॉमिक्स। बाकी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का करंट अफेयर एक दो दो चार आते हैं, वो तो आपको एक दो लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। टॉपिक सबसे बड़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये इकोनॉमिक अवेयरनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमने खत्म कर दिए, अब आते इकोनॉमिक अवेयरनेस के ऊपर। ऑनलाइन ये बातें क्लियर हो गई आपको? हाँ सर। ओके, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स अवेयरनेस और इकोनॉमिक करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। आई रिपीट अगेन, इन दोनों में कोई डिफरेंस ना रखे, कोई सेपरेशन ना रखे कि सर आप इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ा रहे हो तो मतलब इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर बाद में पढ़ाओगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स अवेयरनेस तो आना चाहिए ना। आपको इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, आपको जीवीए, जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है पता होना चाहिए। तो वो टर्म्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, आज पहले आपको उसमें टोटल 11 चैप्टर्स है, वो 11 चैप्टर्स मैं आपको लिखा के देता हूँ। वो सारे चैप्टर्स आप लिखे, और नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो आज से ही, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से हम एक एक चैप्टर को पढ़ना चालू करेंगे और उसको फिनिश करने जाएंगे। ओके, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से अंडरलाइन मार्किंग के साथ लिखेंगे, और किसको कुछ नहीं समझा तो प्लीज पूछेंगे। लिखेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स।
उसके अंदर पहला, अब उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स है, उसका सब पॉइंट चैप्टर नंबर 1 का ही सब पॉइंट। उसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, फिर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन सुनाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो सभी ध्यान से सुनेंगे और कुछ अगर नहीं समझे तो मुझसे प्लीज पूछ लेंगे। उसके बाद तीसरा लिखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत सारी टाइप्स की इकोनॉमिक्स है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नीचे एटलीस्ट 4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 4-5 लाइन छोड़ दो, वहां पे मैं आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नीचे का 4-5 लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसमें कुछ फिलअप करना मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट में लिखेंगे सेक्टर्स इन इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स इन इकोनॉमिक्स। इसी में नेक्स्ट में लिखेंगे 8 कोर सेक्टर्स, 8 कोर सेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है 8 कोर सेक्टर्स, 8 CORE कोर, 8 कोर सेक्टर्स इन इकोनॉमिक्स। और इसी के अंदर इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न कंपनीज। महारत्न, आई रिपीट, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, MINI छोटा, मिनी रत्न कंपनी। ओके, दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर का ये सिलेबस है, और मैं फिर से कह रहा हूँ ये सिलेबस एक हाईलाइट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको सिर्फ एक हाईलाइट दे रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसी ऐसी बातें हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में जाएंगे तो उसमें और बहुत सारी चीजें आएगी, उसको मैं एडअप करते जाऊँ। ठीक है, अब लिखेंगे चैप्टर नंबर 2। ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है हम कैसे जा रहे हैं पैटर्न? यस सर। चैप्टर नंबर 2 में लिखेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 आपका हेडिंग है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर सब पॉइंट है, क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? पहला देखो, पहला हम पढ़ेंगे सब पॉइंट, चैप्टर नंबर 2 के अंदर का सब पॉइंट। पहला हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, दूसरा पढ़ेंगे नाबार्डा, नाबार्डा या नाबार्ड, NABARD, जो अभी हमने पढ़ा उसको और डिटेल में बताऊंगा। इसी के अंदर पढ़ेंगे RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। इसी के अंदर और पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, LENDING, उधार देना, लैंडिंग नहीं लिखना, लेंडिंग है, उधार देना, लेंडिंग, लेंड बोलते ना, उधार देना, LENDING, लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, PSL। समझ में आ रहा है अंबर, बादल, समझ में आ रहा है? आपका यही नाम है ना? ठीक, इतना अच्छा नाम अब भूलू कैसे मैं? नेक्स्ट में लिखेंगे इसी के अंदर स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, छोटा, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट। ठीक है, दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 एक बार आपको सिलेबस दे देता हूँ, फिर आगे के 3-4 लेक्चर में ये सब कवर करना हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में लिखेंगे नेशनल इनकम। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर।
ओके, नेशनल इनकम, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब पॉइंट में लिखेंगे। जीडीपी पहले पढ़ेंगे, जीडीपी, फिर कॉमा डाल के लिख सकते हैं या नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जीएनपी, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट और एक पढ़ेंगे जीवीए, जीवीए, जी फॉर गूगल, वी फॉर विकास, ए फॉर आकाश, वो वाला जीवीए, मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। वी फॉर विक्ट्री वाला, विक्ट्री वाला वी, और अंकिता वाला ए, है ना। सो जीवीए, दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 में इतना ही है। चैप्टर नंबर 4 में लिखेंगे प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में आप पीसी भी लिख सकते हैं, प्लानिंग कमीशन, कॉमा नीति आयोग, नीति आयोग, NITI, कॉमा डाल के एक ही उसी में लिखते जाएंगे, एक ही लाइन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सब पॉइंट सब यही है, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, एंड उसी में लिखेंगे एंड आयोग, AAYOG, आयोग, नीति आयोग, AAYOG, और आयोग है। और इसी के अंदर एक और पॉइंट है जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, FYP, इन शॉर्ट में लिखते हैं FYP, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, वन लाइन में चैप्टर प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, और 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर नंबर 5, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल, फिजिकल नहीं लिखेंगे, लोग फिजिकल लिखते हैं, फिजिकल नहीं, फिजिकल, FISCAL, FIS स्पेलिंग है, FISCAL, फिजिकल, फिजिकल पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर का सब पॉइंट पढ़ेंगे। अबाउट द बजट, अबाउट द बजट, दूसरा टाइप्स ऑफ फंड्स, फंड्स, टाइप ऑफ फंड्स, तीसरा टाइप्स ऑफ डिफिसिट, घाटा, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। किसी का साउंड आ रहा है, प्लीज ऑफ कर लेंगे। दैट्स इट इन चैप्टर नंबर 5। लिखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर लिखेंगे इंडियन करेंसी सिस्टम, इंडियन करेंसी सिस्टम, चैप्टर नंबर 6, इंडियन करेंसी सिस्टम। बस इतना ही है, बस इतना ही, ओके। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, RBI and its monetary policy, RBI and its monetary policy, monetary policy, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर नंबर 8, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट, COST, कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 अबाउट द मनी, अबाउट द मनी, पैसा, अबाउट द मनी, पैसे के बारे में। और लास्ट चैप्टर है इस इकोनॉमिक अवेयरनेस और इकोनॉमिक करंट अफेयर का, लास्ट चैप्टर लिखेंगे फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। उसके अंदर हमें दो चीज पढ़नी है, सब पॉइंट में लिखेंगे। दो मार्केट होता है, मनी मार्केट, सब पॉइंट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मार्केट, उसी को मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है, इसको हम वहां पे देखेंगे। ये हमारा है इकोनॉमिक्स अवेयरनेस का पूरा चैप्टर, ये पूरा सिलेबस। इसी सिलेबस को खत्म करने का हमारा टारगेट है मिनिमम कुछ न कुछ तो 4 से 5 लेक्चर में हम खत्म करेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 लेक्चर जो भी जाए उसमें हम खत्म कर देंगे। ये खत्म होने के बाद आपका करंट अफेयर का इसको और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके मोर देन मैं कह सकता हूँ 50 to 60% चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी का जो 40% बचा वो छोटा मोटा कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी जो करंट अफेयर में आता है वो हम पढ़ लेंगे, उसमें कोई बड़ा इशू हमें नहीं है। बट सबसे बड़ा पॉइंट है आपका इकोनॉमिक्स करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं उसी फील्ड में, आप जा रहे हैं उसी को पढ़ने, राइट। अब मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ बातें मैंने छोड़ के रखी थी, है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर मैंने कुछ छोड़ के रखा था। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो मैंने छोड़ के रखा था, मैंने आपको बोला था ना 4 लाइन छोड़ दो, उसी के अंदर मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ। देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो मैंने छोड़ के रखा था उसी को मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे शायद जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन वाले हैं उनको शायद ब्लैक बोर्ड सही से ना दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैमरा हमारा क्रॉस है तो इसलिए वो सही से दिख नहीं रहा है। सो मैं उनको बोल रहा हूँ वो भी लिखेंगे, और जो ऑफलाइन है उनको तो दिखेगा ही दिखेगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक आइडिया एक्चुअली 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया। लोगों को क्या लगता है पता है, लोगों को लगता है यार 2 ही टाइप की इकोनॉमी, एक माइक्रो, दूसरा मैक्रो। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इस जहां में सितारे और भी हैं, थोड़ा आगे तो चलो, उन सितारों को ऊपर हम और भी नजर डालते हैं कि जो और भी हैं, जो हमें पता तो है लेकिन हमें लगता है कि यार ये शायद नहीं होगा, उसके ऊपर डील करते हैं। ये जो ABC लिखा हो इसका मतलब आप समझो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन। आई रिपीट अगेन, कुछ चीजें ऑनलाइन वाले को शायद नहीं दिख रही होंगी, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, बट वी डोंट हैव करंट चॉइसेस, दिख रहा है ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो पहला टाइप्स है वो है माइक्रो इकोनॉमी। अगर उनको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे, कोई लिखेगा नहीं अभी फिलहाल, अभी समझेंगे। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमी, ये क्लासिफिकेशन 1। दूसरा क्लासिफिकेशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इन दोनों से मिलके इन दोनों का मिक्सचर है जिसको कहा गया मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इन दोनों के मिल के जो बनी। तीसरा क्लासिफिकेशन है ओपन इकोनॉमी, एंड क्लोज्ड इकोनॉमी।
ये 3 क्लासिफिकेशन आपके सामने है और इन तीनों क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन सभी को दिख रहा है? आई रिपीट अगेन, मैं यहाँ पे जो भी है नाम मैं सभी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो क्लासिफिकेशन ए है उसके अंदर है माइक्रो एंड मैक्रो। क्लासिफिकेशन जो बी है उसके अंदर 3 इकोनॉमी का नाम है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और उन दोनों से मिलकर जो बना है मिक्स इकोनॉमी। और सी के अंदर नाम है ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इसको एक एक करके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है यार सब एक ही जैसा है। एक ही जैसा नहीं है भाई, उसमें डिफरेंस है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। पहले क्लासिफिकेशन में जिसको कहा गया माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी मीन्स होती है स्मॉल इकोनॉमी, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, छोटा, और मैक्रो मीन्स होता है बिग, बड़ा इकोनॉमी। अब जैसे ये दो दोस्त हैं, इन दो दोस्तों में से एक, इस दोस्त की इन्होंने एक कंपनी खोली, इनकी कंपनी का महीने का टर्नओवर है 10,000 रुपए, मिला जुला के 10,000। और इनके दूसरे फ्रेंड ने वो कंपनी खोली और इनकी कंपनी का टर्नओवर है महीने का 1,00,000 रुपए। तो इसमें से माइक्रो कौन हो गया और मैक्रो कौन हो गया? 10,000 वाला माइक्रो है कि मैक्रो है? माइक्रो है। और 1,00,000 वाला मैक्रो है, इनकी कंपेरिजन, ठीक है, ओके। अब मैं इसको और बड़े लेवल पे लेके जाता हूँ, ये छोटे लेवल पे था, अब मैं बड़े लेवल पे जाता हूँ। सपोज वर्ल्ड की लेवल पे, दुनिया की लेवल पे, वैसे तो भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया इज ए वेरी लार्ज इकोनॉमी, बट व्हेन यू गो टू कंपेयर विद द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी छोटी हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड में तो यूएसए भी है, वर्ल्ड में तो चाइना भी है, रशिया भी है, वो हमसे आगे हैं, फ्रांस एंड ऑल। तो जब वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी माइक्रो एमआई रहेगी कि एमए रहेगी? माइक्रो रहेगी, छोटी हो जाएगी। और वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? मैक्रो इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी। बात क्लियर है? समझ में आई है? ऑनलाइन वाले समझ में आई है ये बातें? यस सर। ओके फाइन, ये क्लियर है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्लियर है? ओके। अब आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या कहता है? सेकेंड क्लासिफिकेशन में दो इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है और सोशलिस्ट है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है पता है? एग्जांपल कोई अगर कोई बताए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए। ऑनलाइन वाले लिख लेंगे यूएसए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल यूएसए। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है चाइना, सोशलिस्ट का इकोनॉमी का एग्जांपल है चाइना। और मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल है इंडिया। इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल है इंडिया। अब ये कैसे है, क्या है, इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो यूएसए की इकोनॉमी है, वो क्या कहती है? वो कहते हैं वी आर हियर टू रन द गवर्नमेंट, नॉट टू रन द बिजनेस। हम यहाँ पे सरकार चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए नहीं है। बिजनेस चलाएंगे बिजनेस वाले, हम बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन अगर बिजनेसमैन को जरूरत लगी तो उनको हम प्रमोट भी करेंगे, उनको इंकरेज भी करेंगे, जरूरत पड़ने पे उनको इंसेंटिव भी देंगे, लेकिन हम बिजनेस नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, तो उनको बिजनेसमैन करने दो, है ना। ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर इतना तेजी से बढ़ा है, तो प्राइवेट प्लेयर को बिजनेस करने दो ना। सरकार का काम है सरकार चलाना, सरकार चलाएगी। ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूएस आपको, इसलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो यूएस में से आए। क्यों? क्योंकि उनको पूरा फ्लो मिल गया। कहते हैं ना कि उनको किसी भी बात का मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया। गवर्नमेंट उनको बोली भाई तुमको जितना आगे जाना जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो वो उनको कहते हैं ना कि ओपन रोड मिल गया, और उन्होंने बड़ी बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूएस से ही आते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये किसके फाउंडर है और क्या है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं अगर नाम लूं मार्क जकरबर्ग, ये किसके फाउंडर है? मार्क जकरबर्ग।
नहीं पता है। ऑनलाइन वाले बताएंगे। मार्क जकरबर्ग नाम सुना है? ऑनलाइन वाले हाँ सर। कौन है? हाँ मार्क सर। जकरबर्ग कौन है? सुना है तो बताओ। जानते सब है। इनके द्वारा बनाई गई चीज का उपयोग आप करते दिन भर में, जो 10 फोटो आप लाइक फेसबुक। करते। फेसबुक सीईओ। या दिन भर में 10 फोटो जो आप लाइक करते हो अपने दोस्तों का, और जो आपको 4 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या आप 4 फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वो फेसबुक, जिस फेसबुक पे आप जाके हेलो हाय नई नई चीजें वीडियो बनाते हो देखते हो। खैर आजकल उसका रिलेवेंस कम हो गया बिकॉज ऑफ इंस्टा, बट कहीं ना कहीं फेसबुक तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो फेसबुक के सीईओ है। ऐसा हो रहा, वो फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। फेसबुक उन्होंने बनाया। वो कहाँ से बिलोंग करते पता है? यूएसए से बिलोंग। आपने जेफ बेजोस का नाम सुना है? जेफ बेजोस, ऑनलाइन में भी जेफ बेजोस का नाम सुने? सुना है? उनका प्रोडक्ट हर कोई यूज कर रहा है, सबको पता है। अभी बता दूंगा कंपनी का नाम। अरे सर पता ही है हमें, ये तो जानते हैं। अमेजोन कंपनी, अमेजोन तो सुना है ना? कितना हाँ कुछ सर। मंगाया होगा अमेजोन से, कितना कुछ पार्सल मंगाया होगा। वो अमेजोन जेफ बेजोस की है। वो अमेजोन को चलाने वाले जेफ बेजोस है, उनके फाउंडर जेफ बेजोस है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएस से बिलोंग करते हैं। आजकल बहुत बड़ा फेमस नाम है, टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर का उनका इस साल का अवार्ड भी है। उनका उनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के बारे में सुना है? किस कंपनी के फाउंडर है? टेस्ला। टेस्ला। और भी बहुत कंपनी, स्पेस एक्स, टेस्ला, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सब उनकी देन है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएस से बिलोंग करते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर यूएस में क्यों आ गए? क्योंकि वहां की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। इवन गवर्नमेंट और क्या करती है? प्रमोट करती है और इनकरेज करती है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन द सेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है वी आर हियर टू रन द गवर्नमेंट, नॉट टू रन द बिजनेस। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या बात होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ की है पहले ये बताओ। देखो कहाँ की है? चाइना। चाइना। ये इकोनॉमी क्या बोलती पता है? वी आर हियर टू रन द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू रन द बिजनेस। हम दोनों काम करेंगे भाई, क्योंकि सी जिनपिंग को भरोसा नहीं है किसी के ऊपर। वो कहते हैं भाई हम सरकार भी चलाएंगे, हम बिजनेस भी चलाएंगे। उसमें क्या करेंगे वो? 60-40 जो पार्टनरशिप होती है, 60-40 मतलब 60% सरकार है, 40% प्राइवेट प्लेयर है। या फिर 51-49 मतलब 51% प्राइवेट, 51% गवर्नमेंट है और 49% प्राइवेट प्लेयर है। तो उसमें सरकार बोलती है कि हम यहाँ पे सरकार भी चलाएंगे और बिजनेस भी चलाएंगे और बिजनेसमैन को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सरकार का रहेगा। सरकार का इन्वॉल्वमेंट अगर 60% रहेगा तो प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा? सिर्फ 40%। ये बात क्लियर है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ गई। अब आते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों इकोनॉमी का मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर कैसे है देखेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के सामने एक क्वेश्चन उठा कि भाई हम कौन सी इकोनॉमी को किस इकोनॉमी के लिए जाएं। और उस टाइम में हमारे सामने दो इकोनॉमी, एक थी कैपिटलिस्ट, दूसरी थी सोशलिस्ट। कुछ लोगों ने कहा साहब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे जाइए, कुछ ने कहा भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी पे जाइए। पंडित नेहरू और भी जो लोग थे, कहीं न कहीं वो भी सोच में पड़ गए कि भाई हम करें क्या, कैपिटलिस्ट को चूज करें कि सोशलिस्ट को चूज करें। अगर सोचो, अगर उन्होंने एसी हमने चालू किया है क्या? ये कुछ काम नहीं करता यार, फालतू का आवाज करते हैं।
ठीक है, तो फैन चालू कर दो पीछे, फैन चालू कर दो, ये आवाज ही करता है, जल्दी बंद करो, कितना साइलेंस आ गया। अगर हम कैपिटलिस्ट को चूज करें तो कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है, क्या कहता है, वी आर हियर टू रन द गवर्नमेंट नॉट टू रन द बिजनेस। अभी आप मेरे को बताओ, अगर 1947 में हम सरकार चलाते, सरकार तो हम चला लेते, लेकिन अगर बिजनेसमैन बिजनेस को बिजनेसमैन के हाथों छोड़ देते तो हमारा बिजनेस चल पाता क्या, नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारे पास बिजनेसमैन होने तो चाहिए, देश आजाद हुआ था, देश में तो गरीबी थी, देश में जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, किसान थे, उस टाइम पे अडानी अंबानी ये सब तो थे नहीं कि ये सब बिजनेस करे। इसलिए सरकार ने बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सरकार तो चला लेंगे, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए हमारे देश में बिजनेसमैन होना चाहिए, और 1947 में हमारे देश में कोई ऐसे बड़े प्लेयर थे नहीं, क्योंकि देश तो आजाद हुआ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हमने कर दिया कैंसर। क्योंकि ये कैंसर समझ में आया? ओके, अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी पे जब बात आई तो यहाँ पे बात आती है कि भाई हम सरकार भी चलाएंगे और बिजनेस भी करेंगे, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सरकार का होगा और हमारा इन्वॉल्वमेंट कम होगा। तो हमने बोला यार अगर हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो जो प्राइवेट प्लेयर को जगाना है वो जाग नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, हमारा एम ये था कि हम प्राइवेट प्लेयर को प्रमोट करें, प्राइवेट प्लेयर को इनकरेज करें और उनको इतना इनकरेज करें कि वो दूसरे देश के साथ कंपटीशन करने लायक बन जाए। तो सरकार ने बोला यार अगर हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी फिर प्रॉब्लम करेगा और हमारे प्राइवेट प्लेयर लोग जाग नहीं पाएंगे। तो हमने कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी कर दिया कैंसर। अब क्या करें, इकोनॉमी तो दो ही है। तो इंडिया इज वेरी क्लीवर, भारत बहुत चालाक है। भारत ने बोला न कैपिटलिस्ट को पकड़ेंगे न सोशलिस्ट को पकड़ेंगे, दोनों में जो अच्छाई है उसको पकड़ेंगे। और भारत ने एक नई इकोनॉमी का नाम दिया जिसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ पता है? भारत सरकार ने बोला हम सरकार तो चलाएंगे लेकिन हम बिजनेस भी चलाएंगे। लेकिन उसमें देखो मेरी बात को समझना, लेकिन हमारा बिजनेस चलाने का मतलब प्रॉफिट नहीं करना नहीं होगा। हमारा बिजनेस चलाने का मतलब सामने वाले को उठाना होगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सर हैं, ये सर कोई बिजनेस करना चाहते थे, इनके पास 5 लाख रुपए इनको बिजनेस करने के लिए चाहिए, इनके पास थे 3 लाख रुपए, 3 लाख इनके पास थे, 2 लाख कम पड़े थे। सरकार ने बोला भाई कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, आओ हमसे बात करो, 2 लाख लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अब हुआ क्या, सरकार ने इनको 2 लाख रुपए लोन दे दिया, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने कमाया, सरकार का लोन चुका दिया, और जो भी इनकी कंपनी बढ़ रही है वो इसी देश में बढ़ रही है ना, और ये देश सरकार का है, कहीं ना कहीं ये टैक्स देंगे, सरकार का ही हाथ में, सरकार की तिजोरी भरेगी ना। तो सरकार ने क्या किया, इनको प्रमोट किया, इनको इनकरेज किया बिजनेस के लिए। तो मिक्स इकोनॉमी में भारत सरकार ने बोला कि भाई हम यहाँ पे इकोनॉमी जो है इंटरवेंशन करेंगे इकोनॉमी में टू प्रमोट द बिजनेसेस, नॉट, वहां पे हमारा जो पर्पस है प्रॉफिट का नहीं होगा, हम कमाने के लिए इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हमारे बिजनेसमैन को इनकरेज करने के लिए करेंगे। दिस इज कॉल्ड द मिक्स इकोनॉमी। बात समझ में आई? आपको समझ में आई बात? ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उबान आ रही तो बोलो फैन बंद कर, क्योंकि सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम है, फिर नींद आने लगती है, मैं समझ सकता हूँ, होता है जनरल। सो बात समझ में आई? तीनों इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी समझ में आई? क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है? ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है देखेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस जैसे कि हमारा देश है, इस देश में ये दरवाजा हमारा इस देश का गेट है, इसको मैंने बंद कर दिया। जब इसको मैंने बंद कर दिया तो ये क्लोज हो गया। अब यहां से ना कोई बाहर जा सकता है
और बाहर से न कोई अंदर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना ये क्लोज इकोनॉमी हो गया। अब इसको पैसे के टर्म में ले, ट्रेड के टर्म में ले लो। ट्रेड के टर्म में कैसा हो जाएगा, अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है तो हम अपना पैसा ना बाहर देंगे और ना बाहर से पैसा हमारा अपने देश में आएगा। इस टाइप की इकोनॉमी एक्चुअली चल नहीं पाती, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इकोनॉमी का एक रूल है, इकोनॉमी इज नेवर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इकोनॉमी फंक्शंस डिपेंडेंटली। यह सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा है तो मैं दूध वाला, फल वाला, सेब वाला तो हो नहीं सकता हूँ। अगर मुझे दूध लेना है तो मुझे दूध वाले के पास आने पड़ेगा। अब मैं पैसा लेके, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को खाना मिल जाएगा। पैसे से खाना तब मिलेगा जब मैं उसकी जरूरतों को उठाऊंगा ना। मुझे गेहूं चाहिए तो गेहूं वाले के पास जाऊंगा, भाजी चाहिए तो भाजी वाले के पास जाऊंगा, पैसा दूंगा तो मुझे चीजें मिलेंगी। इकोनॉमी इसलिए कभी भी इंडिपेंडेंट चलती नहीं। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे। तो क्लोज इकोनॉमी इन द सेंस, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे। ये इमेजिनरी इकोनॉमी है, मतलब ऐसी इकोनॉमी एक्चुअली फंक्शन नहीं कर पाती है, वर्क नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोज इकोनॉमी का एक, आज के देश में सिर्फ एक ही है, एक ऐसा देश है जो क्लोज इकोनॉमी को फॉलो करता है। कौन है? नो नो, जापान तो बहुत ओपन है यार। कौन सा? साउथ कोरिया नहीं, कोरिया ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया है, जहां पे किम जोंग है। किम जोंग है ना, वो राजा किम जोंग। किम जोंग जो है वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया जो है क्लोज इकोनॉमी को फॉलो, ये साहब कहते हैं भाई हम ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे। अब आपको पता है क्लोज इकोनॉमी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी कभी इंडिपेंडेंट होती नहीं है, वो डिपेंडेंट होती है। वो बोल रहे हम ना लेंगे ना देंगे, इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट हो गए, उनके यहाँ पे अभी पूरी महंगाई है, इकोनॉमी उनकी क्रैश हो गई है और सही से वो चल नहीं पा रही। बात क्लियर है? अब आते हैं ओपन इकोनॉमी के। ओपन इकोनॉमी में सारे देश आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, सब बाकी सब जितने कंट्रीज है इस वर्ल्ड में, सभी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब अभी ये जो दरवाजा बंद था ना, वो दरवाजा मैंने खोल दिया। अब दरवाजा मैंने खोल दिया तो क्या हुआ, अंदर से कोई बाहर जा सकता है, बाहर से भी कोई अंदर आ सकता है। इसी को मनी के टर्म में ले लो। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, हम अपना सामान बाहर भी भेज सकते हैं और बाहर का सामान हमारे देश में भी आ सकता है। बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। अब क्लियर है? डन। चलो, पहले इंडिया भी क्लोज इकोनॉमी था, इसने बाद में ओपन अप किया 1991 में। अभी आगे चल के बताऊंगा। अब आप इसको लिख सकते फिलहाल के लिए, अब आप इसको लिख सकते। ऑनलाइन वालों ने लिखा होगा, ऑफलाइन वाले ने नहीं लिखा था, अब ये लिखा। और लिखने के बाद हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसमें आप पानी भी नहीं पियो, मैं भी थोड़ा पानी भी नहीं पीता हूँ, और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो टेक के 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक, उसमें हम पानी भी नहीं पी लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम कंटिन्यू करते गाइस। ओके, ऑनलाइन ऑन। एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे।
गाइस सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। और मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमारा ये सिलेबस आपके सामने है, पूरा सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद फिर आपको माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, जितने भी इकोनॉमी है इन सारे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ अभी हमारे पास कुछ 20 to 25 मिनट्स बचे हैं। अब इस 20 to 25 मिनट्स में हम इकोनॉमी को चालू नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं चालू करने से पहले मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मुझे आपको बताना है कि इकोनॉमी कैसे होती है, महंगाई कौन बढ़ाता है, महंगाई को बढ़ाने वाले कौन है, अभी ये सब बातें करनी है। और दूसरी बात ये है कि आज के क्लास के स्टूडेंट भी कम है। अगर मैं कहूँगा सारी बातें बता भी दूँ, कल से फिर से ये रिपीटेड होंगी बातें, क्योंकि वो बेसिक से अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और महंगाई कौन बढ़ाता है पता है? कौन बढ़ाता है महंगाई? गवर्नमेंट, है ना। हर किसी को लगता है सरकार महंगाई बढ़ाती है। सरकार महंगाई कुछ नहीं बढ़ाती भाई। सरकार क्यों महंगाई बढ़ाती? महंगाई आप बढ़ाते। हम महंगाई नहीं, टैक्स नहीं पे करते इसलिए नहीं, पिक्चर में आपको बताऊंगा। यही तो बात है, जो इकोनॉमिक्स में जो आपको पढ़ाने भी जा रहा हो उसमें सब कुछ उल्टा होगा। आप जो सोच रहे हैं ना, पूरा उसके उल्टा है। आपको लगता है महंगाई सरकार बढ़ाती है, मैं बोलूंगा महंगाई आप बढ़ाते हो। अभी ये बात आपको नहीं समझा, मतलब मैं अभी नहीं इस डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आप महंगाई कैसे बढ़ाते हैं। आप बोलोगे सर हरामी तो सरकार होती है, मैं बोलूंगा सरकार हरामी नहीं, हरामी जनता होती है। ये कैसे होती है मैं आपको सारी बातें दिखाऊंगा। सरकार महंगाई क्यों बढ़ाए, आप मुझे बताओ। सरकार ने अगर महंगाई बढ़ाया, सरकार का वोट बैंक कट जाएगा, सरकार की सरकार चली जाएगी, वो महंगाई क्यों बढ़ाएगी भाई, है ना। अब मैं अपनी कुर्सी के साथ खिलवाड़ करूंगा क्या? जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ मुझे पता है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ गलत करूँ तो कल को मेरी कुर्सी छीन जाएगी। मैं महंगाई क्यों बढ़ाऊंगा? कोई भी सरकार महंगाई नहीं बढ़ाती है, महंगाई बढ़ाते हैं लोग, और सरकार उनको मना नहीं पाती है। सारी बहुत सारी बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। चाहे वो कोई भी सरकार हो, XYZ कोई भी सरकार हो, वो सरकार चली जाती है सिर्फ महंगाई के नाम पे। यार इन्होंने आपकी महंगाई बढ़ा दी, जबकि वो उसको भी पता होता है भाई महंगाई बढ़ाने वाले तुम हो, जनता है। लेकिन अब कैसे आपको समझाएं कि महंगाई आप बढ़ाते? अगर मोदी जी ऐसा या फिर कोई भी देश का, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर बोले कि भाई महंगाई तो आप बढ़ा रहे, आप उनको क्या करोगे? जूते से मारोगे आप, है ना, कि महंगाई हम बढ़ाते हैं महंगाई, हमारे ऊपर, हम तो सब कुछ बचाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही बढ़ाते। कैसे बढ़ाते मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरी बात, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपके पास पैसा आ जाए। सरकार, आपको लगता है सरकार आपको पैसा कभी, आपको सरकार कभी पैसा नहीं देना चाहती। उतना ही देना चाहती है जितने में आप बार्गेनिंग पावर आपके पास है। मतलब आप जाए भाजी वाले के पास तो भाजी वाले को जरूर बोले भैया कितने का दिया, वो बोलेगा 20। अरे भैया 20 का बहुत महंगा है, अभी काम करो 15 में लगा। नहीं, अच्छा चलो 17 ले। अच्छा चलो ना, तुम्हारा ना मेरा 18 में बात करते, चलो ये लो बात। आपके पास जब पैसा, जब सरकार चाहती है उतना ही पैसा रहे जितने में आप बार्गेन कर सकते। अगर ज्यादा हो गया ना, फिर आप बार्गेन करना भूल जाते, फिर बोलोगे 20, अरे ले भाई दे देंगे। वही रीजन है, जब हर आदमी की सोच ऐसी हो जाएगी ना, महंगाई अपने आप राइज होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो सारे फैक्टर्स मैं आपको एक एक करके बताऊं। इस चैप्टर जब नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे आगे का हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी मिलेंगे सीधा एक एक चैप्टर को उठाएंगे और फिनिश करते करते चले जाएंगे। हमारा 4-5 चैप्टर में पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और आपने ये समझ लिया, मैं मानता हूँ कि इसके बाद करंट अफेयर हमारा 7% हो गया। बाकी का बचेगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सब के करंट अफेयर थोड़े थोड़े आते, तो मैं आराम से हम लोग 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को, करंट अफेयर को समझना है तो इकोनॉमिक्स टर्म्स को समझना पड़ेगा जो भी हम कर रहे हैं। तो यही इकोनॉमिक्स अवेयरनेस भी है, यही इकोनॉमिक करंट अफेयर भी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कोई सेपरेशन मत रखना कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं। आपको जीडीपी तब समझेंगे ना जब आप जीडीपी को समझेंगे। अब जीडीपी तो सबको पता है, अब लेकिन किसी को पूछो व्हाट इज जीडीपी तो उनको नहीं पता है। तो भाई जीडीपी समझोगे तब तो समझेगा ना कि ये बढ़ रहा है घट रहा है, बस इतना पता है। आप वहां पे जाके पूछो एक नॉर्मल इंसान को, महंगाई बढ़ गई, हाँ आजकल जीडीपी बढ़ गई,
अब उनको पूछो जीडीपी होती क्या है, जीडीपी बढ़ती क्या है, उनको पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं हाँ जीडीपी बढ़ती है। अब उनको पूछो महंगाई बढ़ गई है, तो अगर उनको बोलो महंगाई तो आपने ही बढ़ाई है, देखो फिर कैसा रेट करते हैं, तो गालियों से ही बात होगी फिर। ये सारी बातें हैं। वेल, और इसमें बहुत सारी बातें हैं, इन सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारे पास टाइम है उसमें क्या करते हैं, जो सिलेबस मैंने आपको बताया हूँ वो सिलेबस आप मुझे बताएं, मैं आपको उसमें क्या क्या है एक बार थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। पढ़ाई तो हमने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के साथ चालू। आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे, उसमें क्या क्या लिखा है मुझे बताएं, सो मैं आपको एक हाईलाइट दे सकूं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स कैसे फंक्शन करती है, ये सारी बातें करेंगे। फिर क्या लिखा है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइक आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे राइटर्स है, ऑथर्स, लाइक एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल है, अल्फ्रेड मार्शल है, और बहुत सारे लियोनल रॉबिन्स है। ये बहुत सारे लोगों के नाम है। इन सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इकोनॉमी को डिफाइन किया है। हम ये सारे लोगों को देखेंगे कि इनके टर्म पे इकोनॉमी क्या है, इनके टर्म पे इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इन सारे टर्म्स को हम देखेंगे। फिर क्या है, फिर कौन सा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें क्लियरिटी है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के पहले तीन ही सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बट अब 5 हो गए हैं। 2000 तक सिर्फ 3 ही सेक्टर थे, लेकिन 2021 आते आते अभी 5 सेक्टर हो गए। अब उसमें ऐड हो गए क्वाटरनरी और क्वेनरी। तो एक क्वाटरनरी क्या होता है, एक क्वेनरी क्या होता है, आपको ऑन टाइम पूरा डिटेल बताऊंगा। फिर क्या है, 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 8 कोर सेक्टर्स इन द सेंस, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर हैं, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लाइक सीमेंट का एरिया है, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, ये कंपनी है, वो कंपनी, दुनिया भर की कंपनी, दुनिया भर के टाइप्स की कंपनी है। लेकिन उसमें 8 कोर सेक्टर्स, 8 ऐसी कंपनीज है या 8 ऐसे सेक्टर की कंपनीज हैं जो इकोनॉमी, जो भारत सरकार का इकोनॉमी का बेस फॉर्म करती है। वहां से भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से मिलता है। तो भारत सरकार उन 8 सेक्टर्स के ऊपर हमेशा बहुत नजर रखता है, क्योंकि वही भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। 60 से 70% रेवेन्यू भारत सरकार को वहीं से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, ये कुछ कंपनीज के नाम है जहां से भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो भारत सरकार हमेशा इनके ऊपर नजर रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी का बेस है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ना है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। ये क्या है, ये कंपनीज के नाम है, इसको भारत सरकार ने दिया है। महारत्न मतलब बड़ी कंपनी। अभी बड़ी कंपनी कौन है, छोटी कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है। सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी साल का 100 रुपए कमा रही है, 100 या 100 करोड़ कमा रही है, बड़ी कंपनी होगी। 50 करोड़ कमा रही है, ये महारत्न हो गए, ये नवरत्न हो गए। और कोई 10 करोड़ कमा रहे तो मिनी रत्न हो गए। ऐसा ये पैसे का चेंजेस होते रहते हैं। ये क्या बात है, आपको ऑन टाइम बताइए। फिर चैप्टर नंबर 2 क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो वहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैंक क्या होती है, बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बैंक तो पहले था नहीं ना, पहले बैंक नहीं था। पहले तो लोग यहाँ वहाँ ऐसे कहीं पैसे रखते थे। अब बैंक आया तो बैंक ने क्या किया, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। फिर नहीं, इसमें और भी होगा, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में आपको पता है, जो आप जिस बैंक के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहले नाम क्या था, पहले इसका नाम कुछ और था, बताएंगे। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1956 में करके नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चेंजेस क्यों हुआ, और कौन कौन सी नेशनलाइजेशन बैंक आई। बैंक के टाइप्स होती है, नेशनल बैंक, रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल बैंक। तो ये टाइप्स को पढ़ेंगे, ये शेड्यूल बैंक क्या करती है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है। इन सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पज है।
सरकार ने लाने के पीछे इसका कुछ महत्व है, इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिर नाबार्ड है, आरआरबीज है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है। तो नाबार्ड ने क्या किया, अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन में बताया, नाबार्ड क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज के फार्मर्स को, लोअर पीपल्स को या फिर स्मॉल बिजनेस और ट्रेडर्स को लोन देने का काम नाबार्ड करता है। आपको बेसिक पता हो गया, 1982 में फॉर्म हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी। अब और डिटेलिंग में जाएंगे, ये नाबार्ड कैसे फंक्शन करता है, ये चलता भी कैसे है, एंड सारी बातें वहां पे करेंगे। फिर स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, इसको स्मॉल बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, वो कैसे रन होती है, यहाँ पे सारी बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं क्या है बताओ ना, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर आता है जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीवी क्या होता है। तो जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, जीएनपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। हेलो, Sir, हाँ प्लीज प्लीज, the screen is not visible. जस्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम क्या क्या देखते हैं, जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, जीवीए होता है। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीवीए क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ऑनलाइन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेशनल इनकम के बाद ऑनलाइन वाले बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेशनल इनकम के Planning आगे वाला Commission, हाँ Niti Aayog, and 5 years plan. ओके। सो प्लानिंग कमीशन क्या, नीति आयोग एंड 5 ईयर प्लान। तो आपने यहाँ पे समझना होगा कि भाई पहले ही आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है, उसके बाद नीति आयोग क्या होते हैं और 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन था, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया, प्लानिंग कमीशन को अभी हटा के नीति आयोग बना दिया गया है। तो आपने समझा है कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है, उसके बाद नीति आयोग क्या है, उसके बाद 5 ईयर जो प्लान आया वो प्लान क्या है। ये सारी बातों को हम जब भी ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे तभी वहां पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, फिजिकल पॉलिसी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, दो टाइप की पॉलिसी होती है, दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल पॉलिसी को कौन लाता है और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन लाता है। फिजिकल पॉलिसी को लाती है भारत सरकार और मॉनेटरी को पॉलिसी को लाती है आरबीआई। देखो मैंने लिखा है ना, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी को लाने वाला है भारत सरकार और मॉनेटरी पॉलिसी को लाने वाली है आरबीआई। ये बात क्लियर है। साफ सफाई बाहर करे पड़े काहे कि 2 बजे से 5 बजे में क्लास जाए की बस। मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी का साउंड आ रहा है प्लीज ऑफ कर लेंगे, घर की बातें सुनाई देती। नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन करेंसी सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन करेंसी सिस्टम कैसे होता है। आपने देखा होगा पहले बार्टर सिस्टम होता था, कुछ लेने के बदले में कुछ देते थे, धीरे धीरे ये रिवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, वो सारी बातें करेंगे। फिर आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और वो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लाती है, उसमें चेंजेस लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी बातें वहां पे हम पढ़ेंगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कौन करता है, डिमांड कौन करता है, मतलब आप, सप्लाई कौन देता है, मार्केट या गवर्नमेंट। तो डिमांड आप करते हैं, सप्लाई गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई का चैन क्या है, डिमांड कैसे होती है, सप्लाई कैसे होती है। एक्चुअली सच बताओ दूसरे टर्म में बताओ तो डिमांड एंड सप्लाई ही इकोनॉमी है, क्योंकि अगर डिमांड है तभी सप्लाई होगी और अगर डिमांड नहीं है, सप्लाई हो गई तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। तो यही मेजरली इकोनॉमी यही फॉर्म करती है, डिमांड एंड सप्लाई फंडा। तो ये क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर है अबाउट द मनी, पैसा क्या होता है, पहले क्या होता था, पैसे में देखेंगे पैसे में कैसे चेंजेस आया। लाइक पहले मुहरे चलती थी,
मे के साल में मुहरे होती थी। छत्रपति महाराज के टाइम पे मुहरे चलती थी, मुहर लोग जो लगाते। बाद में कॉइन्स आए, लाइक चांदी के सिक्के आए, अलग अलग सिक्के आए, आपने देखा होगा, हिस्ट्रीज में पढ़ा होगा। उसके बाद फिर करेंसी आए, अभी फिर नोट आ गए, अब और आ गई, अब तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है ना। क्रिप्टो करेंसी आ गई है, डिजिटल करेंसी आ गई है कि आप एक कॉइन भेजते, वही कॉइन आपका पैसा बन जाएगा। ये आपको दो कुछ कॉइन भेजा, आपके अकाउंट में समझो पैसा चला गया। ये सारी बातें जो है हम करेंगे अबाउट द मनी में। उसके बाद एक लास्ट में आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप के मार्केट आते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म, एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो मनी मार्केट कौन सा है और कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दुनिया आजकल इसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट करती है ना, बोलते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये सारी बातें जो है हम आने वाले कमिंग डेज में और एक एक चैप्टर्स में ये सारी बातें करने वाले। बातें क्लियर है, अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तब हम क्या करेंगे बताओ, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लो आप लोगों से, हमारे पास 2-4 मिनट है। जो आज पढ़ाए हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लो, बुक बंद कर लो, जो पढ़ाए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लो, एक दो क्यों नहीं कर लो। नहीं आएगा तो मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ, नहीं आएगा तो आई एम विथ यू। मुझे बताओ जो आपको पढ़ाए उसी के, अगर मैं एक देश हूं और मेरा व्यापार इनके साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी, इनके साथ भी हो रहा है, मैं सभी के साथ व्यापार कर रहा हूँ, लेन देन कर रहा हूँ। सो ये ओपन इकोनॉमी हुई कि क्लोज इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी। गुड गुड, क्योंकि व्यापार हम सभी के साथ कर रहे हैं। लेट्स सपोज दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि ये मेरा देश है और मैं इस देश की गवर्नमेंट हूँ और मुझे सिर्फ सरकार चलाना है, बिजनेसमैन बिजनेस चलाएंगे, सरकार चलाना मेरा काम है, बिजनेस वाले बिजनेस चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो उनको प्रमोट भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे। ये कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है कि सोशलिस्ट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गुड। अगर मैं बोलूं कि यार मुझे सरकार भी चलानी है, मुझे बिजनेस भी चलाना है, लेकिन मुझे बिजनेस दूसरे को उठाने के लिए चलाना है, खुद को सरकार को बढ़ाने के लिए नहीं, सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं जा रही है, सरकार आपको उठाने के लिए जा रही है। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है और एग्जांपल कौन सा है? राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, सपोज कि लाइक मैडम है, मैडम 10,000 कमाती हैं या 10 लाख कमाती हैं एक साल का, ये सर है ये 1 लाख कमाते हैं एक साल का, तो इसमें से 1 लाख वाला माइक्रो हुआ कि मैक्रो हुआ? एज कंपेयर टू 10 लाख वाले के सामने वो छोटा हो जाएगा और 10 जो कमाता है वो मैक्रो हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके, ये बातें आपको समझ में आई? अगर आप आंसर दे रहे तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीजें क्लियरिटी तो हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सीधा चैप्टर नंबर 1 और स्टार्ट करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल, सारी बातें यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन वाले आप लोगों को बातें ये सारी क्लियर हैं, अंडरस्टैंड है? इसमें से जो आज पढ़ा है उसमें इसमें कुछ डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी कुछ क्वेरी है? कोई अगर कुछ पूछ, इससे आराम से कहो, आराम से। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे चाहे कोई एसएससी के लिए प्रिपेयर करता रहे, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करता रहे, आरबीआई के अपना रेलवे के लिए प्रिपेयर करता रहे, सभी के लिए ये करंट अफेयर सेम मैटर करता है। ठीक है, कोई ऐसा ना समझे, इवन कोई यूपीएससी एमपीएससी भी रहेगा तो भी उसके लिए ये सेम मैटर करता है। अरे भाई, आरबीआई आपके लिए चेंज हो जाएगा क्या? जीडीपी चेंज हो जाएगी क्या? जीएनपी इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगा क्या? रहेगा वही, बस लेवल डिफर करेगा कि भाई किसी को थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, किसी को थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना यही है।
आएगा भी ये, करंट अफेयर भी यही है। इसमें मैं एक बात फिर से ये क्लियर करना चाहूंगा, कोई कभी करंट अफेयर को सेपरेट मत ले कि सर आप आरआरबी का करंट पढ़ा रहे हो, आप ये अच्छा सर ये तो एसबीआई का है, इसमें तो ये बैंकिंग का है, इसमें तो फिर एसएससी वाले कैसे पढ़ेंगे, फिर इसमें रेलवे वाले कैसे पढ़ेंगे। करंट अफेयर पढ़ने का ये जो आपका ऐसा जो अगर सोच है ये गलत है। करंट अफेयर सभी के लिए सेम ही होता है। अगर गवर्नमेंट गिरी तो आरबीआई के लिए दूसरी गवर्नमेंट गिराएगी और यूपीएससी वाला दूसरा गवर्नमेंट बनाएगा, क्या गिराएगा? बात तो वही है ना, मोदी गवर्नमेंट इज कॉमन फॉर ऑल। तो चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीएससी हो, सभी के लिए पढ़ना एक है। मैं यहाँ पे ये क्लैरिटी फिर से सभी को देना चाहूंगा। एक मिनट, जो करंट अफेयर है वो सब कुछ सभी के लिए सेम है, और इकोनॉमिक का भी जो पार्ट है वो सबके लिए सेम है, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी हो, सभी सेम रखेंगे। ऑनलाइन वाले ये बातें ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि कल को मुझे फिर ऐसा कोई ना बोले कि सर ये इसका है उसका है। नहीं नहीं भाई, सभी के लिए सेम है। क्लियर है? ऑनलाइन बातें क्लियर है? ऑनलाइन वाले यस सर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्लासेस को इंडअप करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर हम आगे से 1 to 1 जो भी है चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एक एक करके चालू करेंगे। डन? ठीक है, ओके, चलो। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यू कैन लीव नाउ, आई एम गोइंग टू इन दिस मीटिंग। थैंक यू।